नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आयुर्वेद से जुड़ी हुई। देखा जाए तो आयुर्वेद को अभी भी लोग धीमी गति का समाचार कहते हैं। ये शायद उनकी अनभिज्ञता हो सकती है, शायद उन्हें आयुर्वेद की ताकत का अंदाजा नहीं। आज हमारे साथ जो कार्यक्रम में अतिथि होंगी, जो विशेषज्ञ हैं, वो आपको दरअसल बताएंगे कि कोरोना काल में किस तरह से आयुर्वेद ने हमारी मदद की, किस तरह से हमने अपनी लाइफस्टाइल भी बदली और किस तरह से आयुर्वेद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय करवाऊंगी हमारी डॉक्टर से, जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। डॉक्टर कामिनी सोनी हमारे साथ हैं और इनका परिचय देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज खबर भारत के मंच पर डॉक्टर कामिनी सोनी एमडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये माफ कीजिएगा, पुणे से एसोसिएट प्रोफेसर एवं पंचकर्म विभाग अध्यक्ष, प्रभारी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एवं पंचकर्म विशेषज्ञ पंडित खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय संस्थान भोपाल से। अब उनसे बात करूं उससे पहले ये बताना भी जरूरी है, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो चुकी है। कोरोना काल में विश्व की विशाल आबादी वाले भारत देश में विकसित देशों की तुलना में संक्रमण की विनाशकारी आशंकाओं को मिथ्या साबित कराने में योग और आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक बार फिर से हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक बार फिर से हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत होगी, किस तरह से आयुर्वेद एक बार फिर हमारी मदद करेगा और किस तरह से पिछले कोरोना काल के, अगर मैं प्रथम चरण की बात करूं या कोरोना काल की दूसरी लहर की बात करूं, किस तरह से उसकी भूमिका रही थी, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे डॉक्टर कामिनी सोनी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपके उसी अनुभव से शुरू करते हैं, फिर मैं आगे के सवाल आपसे रखूंगी कि कोरोना का प्रथम जो काल आया वो और उसके बाद जब दूसरी लहर आई वो, उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने के लिए भी हम लाइन में लगे हुए थे। इतना आयुर्वेद के काढ़े का महत्व बताया गया था, आयुर्वेद की दवाओं का महत्व बताया गया था। वो उस चरण के बारे में आप जरूर बताएं पहले। जब कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर आई प्रिया जी, तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सा त्रिकटु काढ़ा पूरे काफ़ी जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। त्रिकटु जिसमें सोंठ है, काली मिर्च और पिपली है, इसका काढ़ा बना के जो कोविड के सिम्टम्स हैं, खांसी आना, कफ है और सर्दी जुकाम होना, बुखार आना, तो इन सारे सिम्टम्स में जो काढ़ा पिलाया गया। और आयुष काढ़ा भी हमारे आयुष विभाग द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। और साथ ही जो गिलोय की एक वटी है, शंशमनी वटी जिसको कहते हैं, इसमें गिलोय इसका प्रमुख घटक द्रव्य शंशमनी वटी है, में गिलोय है, तो उसको भी, जो कि बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, जो कोविड को फेस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी। जो फर्स्ट लहर भी गई, सेकेंड लहर भी जाएगी और अभी थर्ड लहर भी है, कि जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मे बी और नॉट मे बी, और कितनी सीवियर होगी अभी इस बारे में हम सिर्फ अपना अंदाज ही लगा रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो अभी सेकेंड लहर में भी जो डायबिटिक थे, अस्थमेटिक थे, जिनकी इम्यूनिटी, जिनके हार्ट लंग थोड़ा बीमारी की वजह से वीक हो गए थे, तो उन लोगों को ही ज़्यादा तकलीफ हो गई। तो इसमें हम अभी भी इस वक्त भी पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर के आने के अंदेशा में भी हम ये कहेंगे कि हमारी इम्यूनिटी को हम डाइट के थ्रू और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू, पंचकर्म के द्वारा और हमारी रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा जो भी करें, उसके द्वारा हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जी बिल्कुल। पंचकर्म आपने वर्ड यूज किया, बहुत सुना है पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म किस तरह से मदद करता है? पंचकर्म हमारे शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं समय के साथ साथ, तो उसको हमको डिटॉक्स करना मकसद हमारा। पंचकर्म एक बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन अभी हम यहाँ जो कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इसका नस्य अणु तेल है, जिसका हम नस्य दिया, नाक पे 2-2 बूंद डालने से जो नाक का नेजल कंजेशन हो जाता है और पूरे ब्रेन तक इसका इफेक्ट होता है। नाक के द्वारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है ये नस्य, तो नाक पे 2-2 बूंद डाल के तो नेजल कंजेशन दूर करता है, नेजल ब्लॉकेज है और नाक सांस लेने में जो तकलीफ होती है पेशेंट को सर्दी जुकाम की वजह से, अस्थमा की वजह से पेशेंट को जो ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, उसमें भी नस्य बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा गया कि महामारी का मुकाबला करने के लिए हाल ही में, अगर ये बात माने कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद की दवा को संक्रमितों को खिलाने की सलाह दी थी, अगर आपको याद हो ये बात, और इस दवा का नाम शायद आयुष 64 था।
जी जी, आयुष 64 जी। तो किस तरह से उस दवा ने उपचार का काम किया था? आयुष 64 किसी भी तरह का बुखार है उसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हाँ। CCRS के द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है ये। हाँ। हर जो अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल में फ्रीली अवेलेबल है आयुष 64। और जो कोविड से होने वाले बुखार में या किसी भी तरह के बुखार में ऐसी में सभी औषधियाँ मिली हुई हैं, सुदर्शन गिलोय आदि सब औषधियाँ जिनके द्वारा बुखार को किसी भी तरह का बुखार जड़ से खत्म हो जाता है जी। बिल्कुल। आयुर्वेद, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि बहुत ही धीमी गति का समाचार, ये एक टैग लगा हुआ है आयुर्वेद के साथ, तो क्या वाकई बहुत आराम से ये असर करता है लेकिन जड़ से खत्म करता है? जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं, ये सर्दी जुकाम है तो हम सिर्फ घंटों के लिए नहीं दूर करते हैं। हाँ। कि हमने दवाई खाई हमारी नाक बंद हो गई, ये हमेशा के लिए सर्दी को खत्म ही करेगा। जो आपकी सर्दी उस फेज में जुकाम आपको हो गया या खांसी आ रही है तो इसको खत्म करेगा। जैसे कई बार कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपने दवाई ली तुरंत खत्म हो गया, फिर आपको नेक्स्ट डे फिर से सर्दी जुकाम हो गया, तो इसको अगर हम हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे इसके द्वारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस वक्त जो सर्दी जुकाम है, गला खराब है, एक बार खत्म हुआ तो फिर खत्म ही हो जाता है आपका, परमानेंटली दूर, जड़ से दूर करता है। बिल्कुल। तो यानी जो लोग ये दिमाग में बिठाकर बैठे हुए हैं कि भाई आयुर्वेद से बहुत आराम से इलाज होता है और हमें बहुत जल्दी ठीक होना है, तो आप भले ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है और अगर लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो जो मैम बता रही हैं उसको ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को कन्वर्ट भी कीजिएगा। मैम, जिस तरह से कुछ सावधानियों की बात की गई थी, एक बार फिर से वो सावधानियां आ गई हैं, मतलब अपनाना ही होगा हमें सतर्कता, वरना संक्रमण बहुत जल्दी हमारे द्वार पर आ जाएगा। तो अगर कुछ सावधानियों की मैं बात करना चाहूँ तो बतौर चिकित्सक आप किस तरह की सावधानियों पर ज़्यादा जोर देना चाहेंगी? जी, सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें हम जो कोविड प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया, जो हमारे डिस्टेंस रखने का, दूरी रखना है, हाँ। नियमित रूप से मास्क लगाना है, हाँ। और जो जिसको खांसी आ रही है, छींक आ रही है या स्नीजिंग की समस्या आ रही है, छींक आ रही है जिसको, तो उसको हमेशा चेहरे पे ये अपनी कोहनी के द्वारा उसको हाथ लगा लेना चाहिए। हाँ। सामने वाले के मुंह पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो, ये हम सबको सतर्कता रखनी है। और हमको खांसी आ रही है, अगर बुखार आ रहा है तो उसको छुपाए नहीं, हाँ। है ना, उसको हमेशा अपने चिकित्सक जो भी आपके अपने डॉक्टर हैं उनसे मिले और उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लें। कई बार अगर आपको कोविड पॉजिटिव आ जाता है किसी को, हाँ। तो लोग बताते नहीं हैं और घूमते हैं सब जगह। उस तरह से अब जितने कांटेक्ट में आने वाले उनके जो लोग होते हैं उनको इन्फेक्शन हो जाता है, ये एक बहुत ही गलत बात है। तो जिसको भी अगर कोई सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से, तो इस वक्त अभी सिम्टम्स यही रहते हैं। अपन कोविड में भी इनिशियली अगर सिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव है तो, और अगर आपका कोविड पॉजिटिव भी आया है तो तुरंत चिकित्सक मिले और ट्रीटमेंट को अपना स्टार्ट करो। सबसे पहले खुद ही अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए आपके कांटेक्ट में जो लोग भी आए हैं उन सबको बोल दीजिए भाई आप भी अपना टेस्ट करवा लीजिए। जैसे आप 2-3 दिन से आपको खांसी आ रही है, आपके कांटेक्ट में जितने लोग भी आए उनको बोलिए आप भाई मेरा पॉजिटिव आया, आप लोग भी अपना टेस्ट करा लीजिए और खुद को आइसोलेट कर लें, और या तो घर पे आइसोलेट कर लें या डॉक्टर की देख रेख में हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटलाइज हो जाए, है ना। और ये याद रखिए, मुझे ऐसा लगता है ये भी बताना बहुत जरूरी है, आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है तो सब ठीक है। दरअसल आप तभी सुरक्षित होंगे जब दूसरा सुरक्षित होगा। तो जब अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं तो बाहर के वातावरण को सुरक्षित बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर कामिनी, आप लक्षणों की बात कर रही थी, मुझे अच्छी तरह अभी ध्यान है कि किस तरह से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इस बार लक्षण बदल चुके हैं, कहाँ पहले सर्दी जुकाम होता है या हल्का सा फीवरिश अगर आपको फील हो रहा है तो आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड निमोनिया जैसी बात भी सामने आई है कि लक्षण एकदम बदल चुके हैं। किस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और अब किस तरह से हम उन्हें पहचान सकेंगे? इसके बारे में बताया गया है कि ये ज़्यादा घातक है और ज़्यादा भी मृत्यु मतलब ज़्यादा प्राणलेवा भी है और डायरेक्ट लंग्स में इन्फेक्शन करता है। इसके बारे में जो अपना नया जो डेरिवेटिव आया है, बिल्कुल ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन जो भी हम नाम उसको दें, ओमिक्रॉन है, और जो नया म्यूटेशन के थ्रू नया जो आया है ये इन्फेक्शन, तो इसमें यही घातक ज़्यादा बताया गया है। और अभी लखनऊ में भी 2 फीमेल्स जो पॉजिटिव आए हैं उसमें कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो कोविड पॉजिटिव के बाद में उनमें टेस्टिंग की जा रही है कि ओमिक्रॉन वगैरह तो पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे इसके लिए सबसे अगर कहीं भी सर्दी जुकाम है या आपने ट्रैवल की हिस्ट्री है, आप कहीं घूम के आए हैं या किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, तो तुरंत अपना भी टेस्ट करवा लें और खुद को आइसोलेशन में रख लें, बाकी लोग को और इन्फेक्टेड ना करें। और आप साथ ही अपना इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाइयाँ भी चालू कर लें और डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट लें और बाकी लोग को भी सतर्कता के लिए आप अपना कार्य करें। जी,
एक चीज जो मैं हमेशा से सुनती चली आई थी, खास तौर से जब ये 2 साल जो हमने बिताए हैं इस कोरोना काल में, बहुत सारी आदतें हमने बदल दी और बदली हुई आदतें हमें फ़ायदा भी पहुंचा रही हैं। उसमें से एक आदत का मैं जिक्र करना चाहूँगी और आप उसका महत्व ज़रूर बताइएगा, गर्म पानी पीने की आदत। बहुत कम लोग ऐसा करते थे कि दिन की शुरुआत गर्म पानी से करें और जब आप सोने जाएं तो उसके 15 मिनट पहले गर्म पानी ज़रूर पिए, उससे खाना भी पच जाता है और स्वस्थ हम हमेशा बने रह सकते हैं। तो गर्म पानी के महत्व पर ज़रूर आप थोड़ा चर्चा करें। गर्म पानी बहुत अच्छी चीज़ है और साथ में हमने बताया कि स्टीम लेना, हर व्यक्ति जो से स्टीम रेगुलरली, जिसको नहीं भी है कोई प्रॉब्लम लेकिन वो स्टीम रेगुलर लेता रहे, तो स्टीम से अगर कहीं आपको कहीं कोई कोविड का इन्फेक्शन है, थ्रोट में पहुंच गया, तो स्टीम के थोड़ा गर्मी की वजह से वो इन्फेक्शन अंदर जाके और ज़्यादा डेड हो जाएगा या अंदर नहीं जा पाएगा। स्टीम है, गर्मी की वजह से डेथ होने की पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है। तो स्टीम रेगुलरली लेते रहें और आपको कभी लगता है कि हम किसी परिचित को देखने आप हॉस्पिटल गए हैं या किसी को मिलने गए हैं या किसी कोविड पॉजिटिव कांटेक्ट में आए हैं, तो रेगुलर उस दिन तो स्टीम लीजिए ही, वैसे भी रेगुलरली स्टीम लेते रहिए, गर्म पानी के गार्गल्स करते रहिए, गर्म पानी का सेवन करते रहिए। जो हमने आदतें डाली थी, हल्दी का नियमित रूप से प्रयोग करते रहिए, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, लौंग आदि ये सारी चीज़ें, इनका जो काढ़ा है बना के रेगुलर पीते। इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जिनको अल्सर की इश्यूज हैं, ऐसे मतलब आँख बंद करके अनलिमिटेड समय तक ये त्रिकटु काढ़ा वगैरह ना लें। अपने डॉक्टर से, जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं या उनसे जरूर अपने चिकित्सक से संपर्क करें कि आपको अल्सर का इशू है, आपको कोई और इशू है, ब्लीडिंग के जीआईटी ब्लीडिंग का इशू है किसी भी वजह से, हाइपर एसिडिटी का इशू है आपको, या आपको फैटी लीवर का इशू है, इस तरह के कोई भी आपको समस्याएं हैं, तो अपने चिकित्सक के देखरेख में ही आपको कोई भी काढ़ा पीना। ये मैं जरूर स्पष्ट रूप से सभी हमारे दर्शकगण को बताना चाहूंगी कि आप चिकित्सक लीजिए, कब तक लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गर्म पानी भी आप पी रहे हैं तो कब तक लेना है, कितने दिन तक लेना है, हल्दी का भी सेवन कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल अनलिमिटेड पीरियड तक 6 महीना साल भर आप लिए जा रहे हैं और आपको एसिडिटी के इशू है, आपको और कोई अंदर से जीआईटी ब्लीडिंग है, अल्सर का इशू है और आपने कह दिया भाई काढ़ा पीना चाहिए तो आप काढ़ा पिए जा रहे हैं, वो प्लीज सावधानी बरतिए। आप अपने चिकित्सक की देखरेख में ही लीजिए, आप चिकित्सक से संपर्क कीजिए, चिकित्सक आपको खुद सही सलाह देंगे और उसके निर्देश में उनके संपर्क में रह के, उनके मार्गदर्शन में हमको ये सभी सारी चीजें करनी है। ये मैं दर्शकों जरूर निवेदन रहेगा मेरा। बिल्कुल सही कि खुद विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इसमें अपना जीवन लगा दिया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर डॉक्टर कामनी सोनी हमारे साथ बैठी हुई, इन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। तो विशेषज्ञ की सलाह लीजिए और उनकी सलाह के अनुसार ही आगे का काम कीजिए, चाहे आपको किसी तरह की दवाई लेनी हो। डॉक्टर कामनी, तीसरी लहर माना जा रहा है कि बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है। क्या पंचकर्म की क्रियाएं बच्चे अभी से ले सकते हैं, चाहे मतलब बच्चों में कोई बीमारी के जो लक्षणों की हम बात करें वो नज़र ना भी आ रहा हो, तो भी प्रिकॉशंस के तौर पर पंचकर्म को अपनाया जा सकता है एक उम्र तक या एक उम्र से? तो आप मानती हैं क्या उसकी उम्र सीमा हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। मैं कि जो भी 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें नस्य एक एक बूंद दोनों नाक में डालना, छोटे बच्चों में एक एक बूंद, या अणु तेल मैंने बताया, या सरसों का तेल या घी, इसका प्रयोग नाक में नस्य के रूप में रेगुलर कर ले। माताएं हैं जो अपने छोटे बच्चे हैं उनके सरसों के तेल में थोड़ा सा गुनगुना पानी, या नारायण तेल आता है, महानारायण तेल आता है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, जैसे छोटे बच्चों को कफ कोल्ड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है बच्चों को, तो ऐसे बच्चे इन्फेक्शन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल रहेंगे। ऑलरेडी उनके लंग्स इन्फेक्टेड हैं, ऑलरेडी पहले से कमजोर है उनके लंग्स, तो उनको किसी भी किस्म का लंग इन्फेक्शन बहुत तेजी से होगा एज कम्पेयर टू द हेल्दी पर्सन। तो हाँ, जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा सर्दी जुकाम, अक्सर एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, फेरेंजाइटिस की, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन गले में है या फेफड़ों में है ना, तो उनको उनकी मदर्स को, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है कि वो रेगुलरली नियमित रूप से ये गुनगुना पानी का सेवन, बच्चों को नियमित रूप से शाम को एक बार स्टीम जरूर दिला दें और गुनगुना पानी का सेवन करें। जैसे मैंने कहा सौंठ, काली मिर्च, पिपली, अगर तीनों ना भी हो तो सिर्फ काली मिर्च डाल के थोड़ा सा दूध में डाल के उसको उबाल के थोड़ा सा पिला दें। हल्दी वाला दूध बच्चों को रेगुलरली नियमित रूप से पिलाते रहें। और जो मैंने बोला पंचकर्म के बारे में, तो नस्य बच्चों को नियमित रूप से नस्य करा, एक एक बूंद जो अणु तेल बताया, सरसों का तेल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। छाती की मालिश, छाती और पीठ में हल्का सा ये तेल को गर्म करके, आइदर सरसों का तेल या नारायण तेल से उसकी मालिश करते रहे नियमित रूप से। तो जो उनकी जो कफ अंदर डिस्टोरेज हो रहा है, कफ का जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो होने की थोड़ा सा
कम होगा, और साथ ही इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ाते रहें। बिल्कुल। के लिए गिलोय है, आंवला है, इनका जूस, अश्वगंधा है, तुलसी है, ये सारे बहुत अच्छे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं। तो सुबह ही घर में बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें, गिलोय का जूस है, आंवले का जूस है, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, जैसे मतलब शमनी वटी है, इसमें अच्छा। गिलोय है, हाँ। इसका नियमित रूप से प्रयोग कराना बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा। तो ये इसका नियमित अभी से सेवन शुरू कर दें। बिल्कुल, जी। यहाँ तक कि आप जो बता रही हैं, हमारे दर्शक तो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुनकर नोट डाउन कर ही रहे होंगे, मैंने भी नोट डाउन कर लिया। आपने महानारायण तेल, मैं चाहूंगी दर्शक एक बार फिर से इस शब्दों को रट लें और चाहे तो लिख लें। डॉक्टर कामनी सोनी ने अभी बताया कि महानारायण तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों के लिए फायदेमंद है। आप जी, जी, मैं जी। गलत नहीं हूँ? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से बोल रही हैं। बच्चों और बिल्कुल। बड़ों दोनों में ही बहुत अच्छा काम करता है, पर इस वक्त अपन ने बच्चों के ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल, तो बच्चों बिल्कुल। में प्रयोग करें। जी। ठंड का समय चल रहा है, तो ठंड में ज़्यादातर सर्दी जुकाम और इस गले बैठने की ये जो तकलीफ़ें हैं, कफ बनने की, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्या ये तकलीफ़ें कोरोना के जो लक्षण हैं उनमें मर्ज होने की संभावना रहेगी, या किस तरह से इन दोनों में हम अंतर कर सकते हैं ताकि सावधान हो जाएं पहले ही? देखिए, इस वक्त तो जो भी सर्दी जुकाम खांसी कोई किसी गलती से भी खांस लेगा, छींक लेगा, तो सस्पेक्टेड हो जाता है वो। बिल्कुल। तो है ना, तो इस वक्त हमको सबसे पहले अगर कहीं से भी, पहली बात तो हम प्रिकॉशंस लेंगे, जैसा कि मैंने बताया। हाँ। हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग करेंगे, गिलोय, आंवला, हल्दी, अश्वगंधा, तुलसी, इनके द्वारा ये हमको हाँ। करना है। नंबर 2 कि जैसे हम बात करेंगे कि जैसे हमको सर्दी खांसी जुकाम अगर आ रहा है, तो हाँ। ये वायरल की वजह से है, या सिंपल हाँ। सर्दी जुकाम है, या एलर्जी की वजह से हो रहा है, ये इस वक्त इसको कंप्लीटली डिफरेंशिएट करना ये चिकित्सक का कार्य है। तो आपको सबसे पहले तो आप डाउट में आ जाते हैं, आजकल कोविड सबके दिमाग में, पहले सबसे पहले कोविड का दिमाग में आता है, चाहे वो सिंपल वायरल फीवर ही क्यों ना हो। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे, और इमीडिएटली डॉक्टर को, सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने घर में ही बैठ के ट्रीटमेंट मत करिए बिल्कुल भी, और अपनी डायग्नोसिस बिल्कुल ना बनाइए। वो बहुत कई बार मैंने पिछली जो सेकंड लहर में इतने सारे लोगों को तकलीफ हो गई, कई लोग के दुखद काफ़ी तकलीफ हो गई, डेथ हो गई कुछ लोगों की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस वक्त भी आपको तकलीफ होती है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है वायरल ही हो, जैसे कि मैंने कहा, एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक इश्यूज भी हो सकते हैं, ठंड लग गई हो, तब भी आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए, डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाने दीजिए, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मैनेज कर दीजिए। बिल्कुल, सावधानी में ही सुरक्षा है। पिछली बार कुछ लोग डिले कर दिया, घर में ही पहले घरेलू उपाय करते रहे, अपनी मर्जी से ही अपनी डॉक्टरी करते रहे, 3 to 4 डेज हो गए, तब तक कोरोना ने अपना काफी इन्फेक्शन फैल गया। फिर जब तक डॉक्टर, काफी एपिसोड्स मैंने काफी लोगों में देखा कि शुरू से वो नहीं कहते, उन्होंने डिले कर दिया, या तो उनके साथ ये भी उनको पता भी नहीं कि उनको डायबिटिक है, तो दे आर वेरी मच प्रोन, उनकी वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि उनमें बहुत तेजी से इन्फेक्शन, डायबिटिक पेशेंट्स में, ट्यूबरकुलर में, लंग्स, निमोनिया में, अस्थमेटिक्स में ये इन्फेक्शन बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो जैसे ही आपको डे 1 में थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम, माइल्ड फीवर आया, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और ये फटाफट जल्दी से डॉक्टर के संरक्षण में जो आप चिकित्सा लेंगे, चिकित्सक करेंगे, उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल जो मेरा खुद का भी आप कह सकते हैं व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि बहुत लंबे समय से सुनती चली आ रही थी, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो तैयार कैसे होती हैं? ये दरअसल ये जो सवाल है वो आम जन का भी सवाल है। तैयार कैसे होती हैं, मतलब जड़ी बूटियां, किस तरह से इन दवाओं को तैयार किया जाता है कि वो इतनी असरदार होती है कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है? जी जी, देखिए, मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, जितनी फ्रेश चीजें हैं ना, वो हमेशा से हम कहते हैं फ्रेश खाना बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम स्वरस कहते हैं। तो जो चीजें फ्रेश जूस लेंगे हम, तो हमेशा बहुत अच्छा होता है। और दवाइयों की एक लिमिटेड पीरियड में पोटेंसी होती है, ऐसा नहीं होता कि दवाइयाँ आज आपने कोई दवा अश्वगंधा की जड़ ली, वो 10 साल तक भी उतनी रहेगी, उसकी भी एफिकेसी खत्म होती है। और आयुर्वेदिक दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर उसको गलत तरीके से डॉक्टर के अंडर में ना लिया जाए, अपनी मर्जी से लिया जाए, डोज का, समय का, अनुपान का, इन सब का ख्याल रख के हमको दवाइयाँ लेनी है कि किसके साथ लेना है, किस समय लेना है उसको, कितनी मात्रा में लेना है, खाली पेट लेना है कि खाना खाने के बाद लेना है, ये डॉक्टर के संरक्षण में लेना है, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप बनाते हैं कैसे हैं, इस बारे में ये जितनी फ्रेश दवाइयाँ लेंगे, जैसे गिलोय है तो गिलोय की टैबलेट की अगर गिलोय का स्वरस आपको मिल रहा है घर में गिलोय लगा के, तो वो फ्रेश है एकदम, तो उसको आप लेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव रहेगी।
और जो दवाइयाँ बनती हैं आप घर में भी कुछ चीज़ें जैसे बताया गया काढ़े वगैरह वो आप खुद ले सकते हैं, और बाकी दवाइयाँ फार्मेसी में बनती हैं, जैसे दवाई टैबलेट्स हैं, सिरप है, आसव है, अरिष्ट है, इनकी अपनी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे बनते हैं। और कुछ दवाइयाँ अपने हर व्यक्ति कुछ वैद्य आप खुद भी बनाते हैं कुछ दवाइयों को, सेल्फ प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप खुद प्रिपरेशन कर, तुलसी का स्वरस लेंगे आप, वासा का स्वरस ले लीजिए, दूर नाक किसी की भी नेजल ब्लीडिंग हो रही है, नाक में दूरवा का स्वरस, धूप जो हमारी उसका बहुत फटाफट उसकी नाक नेजल ब्लीडिंग को बंद करता है। और घर में भी जैसे हमारी हल्दी दूध है, इसको आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं आराम से। और जो बाजार की दवाइयाँ होती हैं वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग, हिमालय, झंडू, हिमामी, ये फार्मेसीज में बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। और कुछ वैद्य खुद भी दवाइयाँ बनाते हैं, उनके अपने क्लिनिक पेशेंट देखने के साथ साथ अपनी दवाइयाँ खुद भी बनाते हैं और खुद पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, आपने अभी जो नियम कायदे की आपने बात की कि किस तरह से किस तरीकों से इन दवाओं को लिया जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आयुर्वेद, जिनका एलोपैथी इलाज चल रहा है और अगर वो आयुर्वेद को भी अपनाना चाह रहे हैं और किसी विशेषज्ञ की सलाह पर आयुर्वेद की दवाएं भी ले रहे हैं, तो क्या उसके दोनों एक साथ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एलोपैथी और आयुर्वेद का? बिल्कुल, आयुर्वेदिक एलोपैथी बिल्कुल साथ में ले सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिक्शन नहीं है कि इन दोनों के साथ में लेने से कोई साथ में समय एक साथ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लेना है। एलोपैथिक अगर आप डायबिटीज़ के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेना स्टार्ट करेंगे तो आपकी शुगर और तेज़ी से कंट्रोल हो जाएगी। और शुगर से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, साथ में अगर आंवला और हल्दी का सेवन भी शुरू कर देंगे तो कहीं कोई खराबी नहीं है। उससे उनकी इम्यूनिटी, विटामिन सी, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो उससे उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी, उनका मेटाबॉलिज्म और अच्छा होगा। और गुड़मार है, विजय सार, कुछ दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा शुगर में काम करती हैं। तो आप एलोपैथिक, अगर आपके बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ तो एलोपैथिक ले रहे हैं आप, या इंसुलिन ले रहे हैं, साथ में अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे तो ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे। जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी फटीग है, हाथ पैरों में जो दर्द होता है, वीकनेस है, इन सबको बहुत आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा, और डायबिटीज को जैसे साइलेंट किलर कहते हैं, तो पूरे बॉडी के सारे सिस्टम्स को, हार्ट में कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, न्यूरोपैथी, तो उन सब में जो साइड इफेक्ट होते हैं तो उन सब में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा उनको आप रोका जा सकता है और या कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आयुर्वेद की अगर मैं थोड़े प्रिकॉशंस की दवाइयों का जिक्र करना चाहूँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो अगर आप में कोई बीमारी नहीं है, आप अभी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तो इन दवाओं का इस्तेमाल आप अभी से कर सकते हैं ताकि सावधानी के तौर पर आपको कफ ना हो। तेज़ सर्दी जब आएगी, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो अगर तेज़ सर्दी आने वाली है तो आपको, अगर आपकी तासीर अगर ठंडी है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में जिससे मैं या हमारे दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल रखती हूँ कि हम लोग उन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं स्वस्थ दिनचर्या में भी? जी जरूर। देखिए, कोविड में जो मैं सबसे ज्यादा हमारी जो दवाई है ना, वो दिमाग की शांति, ये सबसे बड़ी दवाई। जो इतना स्ट्रेस है ना, कोविड के नाम से ही हम सब डरे हुए हैं। सही, थर्ड लहर आ गई तो सब लोग घबरा गए, डबल मास्क को, और अगेन थोड़े से जो हम लीनियंट हुए थे, थोड़े से फ्री हो गए थे, कभी कभी मास्क नहीं लगाना, भीड़ में हम जा रहे थे, तो वो सारी चीजें हम रिलैक्स हो गए थे कि अब तो कोविड खत्म हो गया। तो अभी वापस थर्ड वेव के आने से हम थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं। अगेन हमारा अलार्म हो गया कि अभी ये डर हो गए कि हमको कोविड थर्ड वेव, अब इसकी ये वेव कितनी गंभीर होगी ये तो अपन आगे देखेंगे, है ना। तो सब डरे हुए हैं। सेकंड वेव बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले लिया था, बहुत सारे लोगों की, प्रियजनों की को बहुत तकलीफ हो गई थी। तो इसलिए तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ना, हमको जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है ना, सबसे पहली चीज़ उसके लिए हमको मेडिटेशन, योगा, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, वॉक, डांसिंग, जिम, एरोबिक्स, जिसको अच्छा तो वो हमको जरूर करना है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब करें, ये बहुत मदद करेगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली हमारी औषधि है कि हमारे एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करें, बिल्कुल पहली चीज। दूसरी चीज, हमको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए जैसा मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है। तीसरी चीज, हमारे भोजन में हम हेल्दी भोजन ले, पूरी, पराठे, समोसे, कचौरी, ये वाली जो चाइनीज वाला जो ले रहे हैं, हाँ, ये सब थोड़ा रोक के जो हेल्दी डाइट है, जिसमें रिच प्रोटीन डाइट है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी मांसपेशियों को बल देने के लिए, हमारे दिमाग को ताकत देने के, ऐसे औषधि। अंकुरित भोजन करना है, हल्दी का सेवन करना नियमित रूप से चालू कर दीजिए, आंवला और गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये नियमित रूप से सेवन करें और इनका बहुत बढ़िया इफेक्ट है इम्यूनिटी के लिए। लेकिन बस मैं हमेशा ये चीज़ में अगेन आई एम रिपीटिंग कि चिकित्सक के संरक्षण मिले। और अभी से जैसे त्रिकटु मैंने बताया, पंचकोल है, उसका भी, उसमें भी सौंठ है, पिपली है, चाहे चित्रा, कुछ दवाइयाँ हैं उसमें, तो उसका भी काढ़ा बना के लिए रेगुलर लेना चाहिए। जो सिंपल चाय लेते उसमें अदरक का रेगुलर रूप से सेवन करें। तो ये इतना ही हमारे कफ से संबंधित जो समस्या है ना, सर्दी, खांसी, जुकाम, कंजेशन है लंग्स में, ये सब हमको ना होने पाए, जिससे कि अगर ये थोड़ा बहुत भी है और तो जैसे ही हमको कोविड का इन्फेक्शन आएगा ये तेजी से और बढ़ जाता है, तो हमारा कंजेशन वाली समस्या हमको बिल्कुल भी ना रहे और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे।
बिल्कुल। हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा था हमारे पास, जब मेल आए थे बहुत सारे इस प्रोग्राम, जब हमने इसको हाईलाइट किया कि आयुर्वेद से जुड़ी हम बात करेंगे, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि माइग्रेन की प्रॉब्लम उनको लगातार बनी हुई है, अभी कुछ दिनों से ज्यादा माइग्रेन उनको परेशान कर रहा है, तो आयुर्वेद किस तरह से मदद कर पाएगा माइग्रेन में? माइग्रेन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। माइग्रेन स्ट्रेस, माइग्रेन के बारे में कहा, स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जो इंटेलिजेंट, जो ज़्यादा सोचते हैं उनको होता है। और उसमें हम पंचकर्म के द्वारा शिरोधारा का बहुत अच्छा प्रयोग है। शीरबला तेल के द्वारा शिरोधारा की जाती है। और ज्योतिषमती तेल का नस्य नाक पे, जैसे मैंने बताया अणुतेल नस्य बताया, अणुतेल नस्य तो सिंपल नेजल पैसेज को क्लीन करने के लिए, नेजल एरिया का पूरा जो ब्लड ब्रेन तक जाता है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी खास बात है कि नाक के द्वारा ब्रेन तक जाता है, मस्तिष्क तक। पैरालिसिस पेशेंट में हमने देखा गया जिनकी स्पीच गायब चली जाती है बिकॉज ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर अटैक, पक्षाघात के पेशेंट्स में जो है ना, तो वो हम नस्य के द्वारा उनकी स्पीच भी आ जाती है ना। तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स में हम शिरोधारा का प्रयोग शीरबला के द्वारा और ज्योतिषमती तेल का नस्य करके और ब्राह्मी करके बहुत अच्छी औषधि जो ब्रेन को स्ट्रेंथ देती है, उसका प्रयोग ब्राह्मी और शंख पुष्पी है, ये कुछ दवाइयां हैं, इनका ओरल प्रयोग करके माइग्रेन में बहुत फायदा हो सकता है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे कर लेती हूँ जाने से पहले, समय का अभाव है। जितनी भी दवाइयों का भी आपने नाम लिया, जो आप जिक्र कर रही थी जिन दवाइयों का, वो दवाइयाँ क्या हम आयुर्वेद की शॉप पर जाकर बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के ले सकते हैं क्या? देखिए अवेलेबल तो है, आप जाके दुकान से डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन उसको मेरा यही कहना है कि दुकान में जाके सब सारी दवाइयाँ आपको दुकानदार दे देता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको किस तरह से उसका प्रयोग करना है, ये सारी चीजें आप चिकित्सा के संरक्षण में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक चीज बता देती हूँ, इस सवाल को मैंने थोड़ा घुमा कर पूछा था, क्योंकि अक्सर दर्शक हमारी ये गलती करते हैं। मैं दर्शक जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे जरूर बताना चाहेंगे कि केवल दवाओं के नाम बोलकर दवाई की शॉप से दवाई को लाने भर से काम नहीं चलेगा। विशेषज्ञ की सलाह बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो समय यही इजाजत देता है। डॉक्टर कामनी सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, जरूरी जानकारियां देने के लिए दर्शकों। तो जाने से पहले यही कहेंगे कि अगर संक्रमण से बचना है तो सुरक्षित रहना होगा, सुरक्षित रहना है तो सतर्क रहना होगा, सतर्क रहने के लिए मास्क लगाना होगा और 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा। फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।